प्रिया और विशाल में बचपन से गहरी मित्रता थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। बचपन से ही विशाल का रवैया लड़कियों की तरह था। ज़्यादातर लड़के विशाल को लड़कियों के साथ रहने की वजह से चिढ़ाते थे। हालांकि विशाल को इस बात से कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन जैसे ही विशाल 10वीं क्लास में पहुंचा, उसने अपने घर पर लड़कियों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिए। दरअसल विशाल किन्नर था, लेकिन उसके माता पिता ये बात सभी से छुपा रखी थी और अपने बच्चे को सबकी नज़रों से बचाकर लड़कियों की तरह पाल रहे थे। लेकिन अब विशाल को लड़कों की तरह रहने में घुटन होने लगी थी, क्योंकि उसे अंदर से महसूस था कि उसका शरीर भले ही लड़के की तरह दिखाई देता हो, लेकिन उसकी भावनाएं लड़कियों की तरह हैं और उसे यही जीवन पसंद है। बस फिर क्या था, विशाल ने अपने वास्तविक रूप को पूरी तरह अपना लिया और स्कूल पहुंच गया। उसके बदले हुए रूप को देखकर स्कूल में मौजूद छात्र, छात्राओं के साथ शिक्षक भी हैरान हो गए। लेकिन प्रिया अपने दोस्त के पास पहुंचकर उसके नए रूप के बारे में पूछने लगी। विशाल ने रोते हुए प्रिया को अपनी सारी असलियत बता दी। हालांकि प्रिया ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हारे दोस्त हूँ और हमेशा रहूँगी। लेकिन प्रिया को डर था कि विशाल के इस बदले हुए रूप को स्कूल के बाकी बच्चे स्वीकार करेंगे या नहीं। हुआ भी ऐसा ही। पहले ही दिन विशाल को पूरी क्लास के सामने जलील होना पड़ा। सभी विद्यार्थियों ने उसके लड़कियों वाले कपड़े देख उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब बात सर के ऊपर हो गई तो विशाल रोते हुए अपने घर वापस आ गया। विशाल के साथ हुए बुरे बर्ताव की वजह से उसके पिता को बहुत बुरा लगा। वह अपने बेटे को लेकर स्कूल पहुंचे और उसके शिक्षकों को अपने बेटे की सच्चाई बताते हुए कहा कि मैंने अब तक सबसे छुपा रखा कि मेरा बेटा किन्नर है, लेकिन अब बात सबके सामने आ चुकी है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि विद्यालय में विशाल को लड़कियों की तरह कपड़े पहनने पर आने की इजाज़त दी जाए। लेकिन प्रशासनिक नियमों के तहत लिंग के आधार पर शिक्षा देने का चलन कई वर्षों से चल रहा है, इसलिए स्कूल के प्रबंधन विशाल को निष्कासित कर दिया। स्कूल से अपना नाम हटाए जाने के कारण विशाल टूट चुका था, लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ प्रिया महसूस कर रही थी। उसे समाज और प्रशासन के बनाए हुए लिंग आधारित शिक्षा पद्धति पर क्रोध आ रहा था। उसने तय किया कि वह विशाल को इंसाफ दिलाकर रहेगी। यहाँ दूसरी तरफ जैसे ही किन्नर समाज को मामले का पता चला, वह अपने समूह को लेकर विशाल को लेने उसके घर पहुंच गए। उनसे मिलते ही विशाल डर गया। किन्नरों ने विशाल के पिता को किन्नर समाज की पूरी प्रक्रिया बताई। धीरे धीरे विशाल के पिता को लगने लगा कि विशाल का भविष्य किन्नरों के साथ ही हो सकता है, क्योंकि आम लड़के लड़कियां विशाल को कभी नहीं अपनाएंगे। इसलिए वह अपने बेटे को भेजने के लिए मान जाते हैं। लेकिन विशाल अपने पिता को रोते हुए कहता है, पापा मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। बस मेरी भावनाएं लड़कियों की तरह हैं, लेकिन मेरी बुद्धि विज्ञान के विद्यार्थी की तरह है। लेकिन किन्नरों के सामने विशाल की कोई दलील नहीं चली। वह विशाल के पिता को मजबूर करके ज़बरदस्ती विशाल को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ दिनों तक विशाल अपनी दोस्त प्रिया और परिवार को याद करता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वह किन्नरों की तरह ज़िंदगी जीना सीख जाता है। गुजरते वक्त के साथ कुछ ही सालों में विशाल पूरी तरह किन्नर बन चुका था। एक दिन विशाल ने ट्रैफिक सिग्नल पर ताली बजाते हुए एक कार का दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही कार का गेट खुला, विशाल अपना मुंह छुपाने लगा। दरअसल कार के अंदर प्रिया अपने पति के साथ बैठी थी। विशाल को अपना मुंह छुपाते देख प्रिया विशाल को पहचान जाती है और जैसे ही उसे विशाल का किन्नर वाला रूप दिखाई दिया, उसके होश उड़ गए। प्रिया तुरंत सड़क पर उतरकर विशाल को गले लगाकर रोने लगी। विशाल प्रिया को चुप करवाते हुए कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे अब इसी काम में मज़ा आने लगा है और अब मेरी यही दुनिया है। लेकिन प्रिया विशाल को बचपन से जानती थी। उसे पूरा यकीन था कि विशाल बड़ा होकर देश के लिए एक बड़ा काम करेगा। लेकिन उसने आज अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली थी। बस फिर क्या था, प्रिया ने विशाल को इंसाफ दिलाने का बेड़ा उठा लिया। प्रिया के पति एक वकील थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की बात से सहमत होकर किन्नरों को स्त्री पुरुष की तरह समान अधिकार दिलाने हेतु मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा था, इसलिए न्यायाधीश ने मामले को सरकार के अधिकारों का हवाला देते हुए अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया। लेकिन प्रिया कहाँ रुकने वाली थी। उसने किन्नर समाज के साथ मिलकर एक आंदोलन की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे आंदोलन का रूप विशाल होता गया। आंदोलन का नेतृत्व कर रही प्रिया ने अपने आक्रामक तेवरों से पूरे मीडिया जगत में
तहलका मचा दिया। देखते देखते मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय होने लगा। जब नेताओं को किन्नरों के आंदोलन की ताकत का पता चला तो वह तुरंत अपने अधिकारियों के साथ किन्नरों की मांग सुनने पहुंच गए। प्रिया ने सार्वजनिक दलील देते हुए कहा कि किन्नर समाज अब एक मनुष्य की तरह सामान्य अधिकार चाहता है। जिस तरह स्त्री पुरुष को पढ़ने के लिए नौकरी करने का अधिकार होता है, उसी तरह से किन्नरों को भी होना चाहिए। क्या किसी के बुद्धि और विवेक की कोई कीमत नहीं? लिंग ही सब कुछ है। प्रिया की बात सुनकर नेताओं के बीच फुसफुसाहट होने लगी। दरअसल उन्हें अंदर से लग रहा था कि प्रिया की बात में दम है, लेकिन वह कर भी क्या सकते हैं। वर्षों से चली आ रही सोच के अनुसार पहले पुरुष को प्राथमिकता दी जाती है, फिर स्त्री को, उसके बाद किन्नरों को सीमित अधिकार के तहत समाज के बीच केवल मनोरंजन का पात्र बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। नेताओं ने किन्नर समाज को आश्वासन देते हुए कहा कि इस पार्लियामेंट की अगली सुनवाई में यह मुद्दा प्रखर रूप से उठाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना आंदोलन रोक दीजिए, अन्यथा कानून व्यवस्था को संभालना मुश्किल हो जाएगा। किन्नर समाज ने समझदारी का परिचय देते हुए प्रशासन के समझाने पर आंदोलन रोक दिया, लेकिन प्रिया ने अपने साहस से बारूद के ढेर पर चिंगारी तो लगा दी थी, बस धमाका होना बाकी था। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।